बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है ये कंप्लीट करेंगे। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जो है थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ा मुश्किल चैप्टर है। सो इसको अच्छे से ज़रा आपने, क्योंकि ये कंसेप्ट वाला चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपने कंसेप्ट क्लियर करना अपना कि डिफरेंट तरह की नोटेशंस कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। क्या नाम है इसका? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है दोस्तों, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं? ऐसी नोटेशंस या ऐसी अलामात या ऐसे सिंबल्स जो आपकी डिफरेंट तरह की टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर, उसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है जी। अब दोस्तों इसको यहाँ पे हम जो है थ्योरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कितनी तरह की होती हैं और क्या मतलब होता है इनका। तो आपने अब जो है ईमानदारी से इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो चैप्टर नंबर 2 में है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास ये एक एरे है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने हैं? 7 है। 7 कैसे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरी इस एरे में जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 7 है। और आपको पता ना, हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि n इक्वल टू कितना? यहाँ पे 7 है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुई बात? ओके जी, डन। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको नीचे एरे के हर इंडेक्स के नीचे ये जो नंबरिंग नजर आ रही है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बेसिकली हमारे इंडेक्स नंबर हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर। और उसके बाद ये आपको जो हर इंडेक्स के अंदर वैल्यू दिखाई दे रही है, जैसे 6 12 2 4 22 8 10, ये क्या है? ये हमारी एरे में मौजूद वैल्यूज़ हैं। एरे के हर इंडेक्स में मौजूद क्या है जी? वैल्यूज़ हैं जो हमने स्टोर की हुई हैं अपनी एरे के इंडेक्स के अंदर। जैसे हमने अपनी एरे के 0 वाले इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है? कौन सी वैल्यू स्टोर की हुई है? 6। ऐसे हमने अपनी एरे के 1 वाले इंडेक्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर की हुई है? 12। 2 वाले इंडेक्स पे स्टोर किया हुआ है 2। तो ऐसे ही जो है दोस्तों तरतीब से हमने जो है हर इंडेक्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखी हुई है। अब दोस्तों एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो है 3 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर जो हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन आती है ना, उसको हम कहते हैं बेस्ट केस। हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? बेस्ट केस। अब इनकी नोटेशंस के नाम भी आगे आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो केस आता है उसको हम कहते हैं एवरेज केस। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर जो दूसरे नंबर पे हमारे पास केस आता है उसको हम कहते हैं एवरेज केस। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर जो केस आता है उसको हम कहते हैं वर्स्ट केस। क्या कहते हैं? वर्स्ट केस। वर्स्ट केस। ठीक है। अब इनके नोटेशन के नाम भी आपको बता देता हूँ। चलें वो भी बता देता हूँ। चलें जी। बेस्ट जो 200 केस होता है, जो हमारे पास बेस्ट केस होता है, इसको हम नोटेशन के अंदर जो नाम देते हैं वो होता है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नहीं, बिग ओह नोटेशन। बिग ओह नोटेशन इसको कहते हैं। ठीक है। देन दोस्तों ये जो एवरेज केस होता है ना, इसको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर कहते हैं थीटा नोटेशन। क्या कहते हैं? थीटा नोटेशन। ठीक है जी, क्लियर? ओके जी। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरे नंबर पे केस है जिसको हम वर्स्ट केस कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओमेगा नोटेशन। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? ओके जी। तो अब मैंने आपको केसेस के नाम भी बता दिए हैं कि पहला केस कौन सा जी? बेस्ट केस, जिसको हम बिग ओह नोटेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा केस है दोस्तों एवरेज केस, जिसको हम थीटा नोटेशन कहते हैं। और तीसरे नंबर पे होता है वर्स्ट केस, जिसको हम ओमेगा नोटेशन कहते हैं। अब आपने इन केसेस के नाम और इनके जो नोटेशंस के नाम है ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। सो आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। अब इनके आगे दोस्तों सिंबल भी होते हैं। बेस्ट केस या जिसको हम बिग ओह नोटेशन कहते हैं, इसका आगे सिंबल कौन सा होता है वो मैं आपको भी बता देता हूँ दोस्तों। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ सिंबल के साथ। बेस्ट केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल के साथ? ओह सिंबल के साथ। ओह, चूंकि बिग ओ है तो इसको ओह सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट जो ये जो एवरेज केस है जिसको हम थीटा नोटेशन कहते हैं, इसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी बता देता हूँ आपको। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा नोटेशन के साथ। थीटा नोटेशन कौन सी होती है? ऐसे आप लगाते हो 0 और उसके अंदर आप सेंटर में आके एक लाइन लगाते हो, दिस इज द थीटा नोटेशन, ठीक है जी। और दोस्तों उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास केस है जिसको हम वर्स्ट केस या फिर नोटेशन के तरह हम ओमेगा नोटेशन कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ओमेगा सिंबल के साथ, ऐसे इस ओमेगा सिंबल के साथ, ऐसे इसको हम कहते हैं ना ओमेगा सिंबल। तो दिस इज द ओमेगा सिंबल। तो इस तरह दोस्तों ये आपके तीनों नोटेशंस के डिफरेंट सिंबल हैं। बिग ओ नोटेशन का ओ सिंबल है, थीटा नोटेशन का ये थीटा सिंबल है, और ओमेगा नोटेशन यानी वर्स्ट केस का ये ओमेगा सिंबल है। अब ये सिंबल भी आपने अच्छे से याद रखने हैं। चलें ये आपके एमसीक्यूज के बारे से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब चलते हैं, ये देखते हैं कि ये दोस्तों ये जो बेस्ट केस है जिसको हम बिग ओ नोटेशन कहते हैं, ये कौन सा केस होता है, ये कौन सी नोटेशन होती है। तो बेसिकली दोस्तों ये सबसे अच्छा केस होता है। बेस्ट केस मीन सबसे अच्छा केस। इसका क्या मतलब है? चलिए अब मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को आपको। मान लो दोस्तों आपको कहा जाता है कि आपने एक वैल्यू सर्च करनी है, आपने एक वैल्यू सर्च करनी है, सर्च वैल्यू इक्वल टू, और आपने जो वैल्यू दोस्तों सर्च करनी है वो है जी 6। मान लो आपने जो वैल्यू सर्च करनी है वो है जी 6। तो आपने क्या किया, आपने अपनी एरे के पहले 0 वाले इंडेक्स से सर्चिंग स्टार्ट की, और जैसे ही आपने पहले 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू को जो है वो चेक किया, अपनी सर्च वैल्यू के साथ कंपेयर किया, तो हमें वैल्यू क्या हो गई है, मिल गई है। क्योंकि देखिए जो हम वैल्यू सर्च कर रहे थे वो 6 है, और हमारे एरे के पहले यानी 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू भी क्या पड़ी हुई है, 6। तो जैसे ही हमने पहला ही स्टेप परफॉर्म किया तो हमें वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों इसको कहते हैं बेस्ट केस या बिग ओ नोटेशन। आप समझ रही बात की कि यानी एक ऐसा एल्गोरिदम जो सिर्फ ओनली कॉन्स्टेंट 1 टाइम चलता है, मतलब जैसे ही उसने चलना स्टार्ट किया एक टाइम ही वो चला, 1 स्टेप ही चला, तो आपका काम सॉल्व हो गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको हम कहते हैं बेस्ट केस या फिर बिग ओह नोटेशन। समझ आई? तो ये कितने टाइम चलता है? स्टेप 1 टाइम, मतलब 1 ओनली 1 स्टेप परफॉर्म करता है। ये 1 कॉन्स्टेंट टाइम लगाता है, 1 टाइम लगाता है। ये कितना टाइम लगाता है? ये ओनली 1 टाइम जो है ये अपना काम परफॉर्म कर देता है। इसको हम कहते हैं बेस्ट केस। और ये बात याद रखिएगा, बेस्ट केस स्टैंडर्ड केस होता है। मतलब स्टैंडर्ड समझ दो ना, स्टैंडर्ड का मतलब ये कि दोस्तों इसने 1 टाइम ही लगाना है। इसने ये नहीं कि 2 टाइम लगाएगा या 3 टाइम लगाएगा या 4 टाइम लगाएगा या फर्ज करो लगाएगा ही नहीं, लगाना ज़रूर है। ये भी नहीं है कि इसने मतलब 1 से नीचे मतलब 0 टाइम लगाएगा, मतलब कोई टाइम नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि 0 टाइम का मतलब क्या होगा कि मतलब आपने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यानी बेस्ट केस जो है वो कितना टाइम लगाता है? 1 टाइम, 1 कॉन्स्टेंट टाइम लगाता है, ये फिक्स बात है। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ जिसका नाम है एवरेज केस, या जिसको हम थीटा नोटेशन कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? ये अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, ये जो एवरेज केस है ना, ये अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। वो कैसे बोला, चलें वो भी करके दिखाता हूँ। मान लो कि आपको दोस्तों एक वैल्यू सर्च करनी थी, चलें वो वैल्यू कौन सी सर्च करनी है आपको वो भी बता देता हूँ आपको। ओके जी, मान लो दोस्तों आपको एक वैल्यू सर्च करनी है जो कि वैल्यू है जनाब 22। क्या वैल्यू है जी? 22, ठीक है जी। अब देखें, सबसे पहले आपने 0 वाले इंडेक्स के साथ अपनी सर्च वैल्यू को कंपेयर किया, तो क्या आपको वैल्यू मिली? नहीं मिली। तो यानी आपने एक स्टेप परफॉर्म कर दिया, वैल्यू नहीं मिली। अब देन आपने इंडेक्स 1 चेक किया जो कि आपका स्टेप नंबर 2 है, मतलब आपने एरे का इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को कंपेयर किया अपनी सर्च वैल्यू के साथ, लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिली। तो आपने कितने स्टेप परफॉर्म कर दिए? 1 और 2 स्टेप परफॉर्म कर दिए। अब देन आप चले गए नेक्स्ट इंडेक्स एरे के जिसका नंबर है 2, उस पर आप चले गए और उसकी वैल्यू को आपने कंपेयर किया अपनी सर्च वैल्यू के साथ, तो आपने यहाँ पे भी आपको वैल्यू नहीं मिली। तो आपने कितने स्टेप परफॉर्म कर लिए? 3 स्टेप परफॉर्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट आपने एरे का नेक्स्ट इंडेक्स नंबर 3 चेक किया, उसकी वैल्यू भी मेरी सर्च वैल्यू से कंपेयर नहीं की। सो दोस्तों हमने 4 स्टेप परफॉर्म कर दिए। उसके बाद देन मैंने अपनी एरे का जो नेक्स्ट इंडेक्स है जिसका नंबर 4 है, इसके अंदर जो वैल्यू थी उसको कंपेयर किया अपनी सर्च वैल्यू के साथ, तो मुझे वैल्यू क्या हो गई है? मिल गई है। तो लेकिन मैंने कितने स्टेप परफॉर्म किए हैं? 1 2 3 4 5 स्टेप परफॉर्म करने के बाद मुझे अपनी वैल्यू जो है, अपनी डिज़ायर जो वैल्यू है वो फाउंड हुई है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं एवरेज केस, यानी जिसमें दोस्तों हमें जितनी हमारी एरे मतलब जितना
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना उतना सर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि उससे कम ही सर्च करना पड़ता है और हमें वैल्यू सर्च रहती है। मतलब ये कि आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वहाँ से लेकर जो आपकी एंडिंग वैल्यू है उसके बिटवीन कहीं हमें वैल्यू सर्च हो जाती है एवरेज केस में। तो एवरेज केस में जो ना दरमियाना केस, मतलब जिसमें हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे लेकर जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक उसके दरमियान, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बिटवीन कहीं वैल्यू सर्च होती है। ये इसका जो है फंडा होता है। तो ये आप लिख सकते हो कि ये जो है अकॉर्डिंग टू जो है अकॉर्डिंग टू आपकी डिज़ायर वैल्यू चेंज, ये एवरेज केस चेंज होता रहता है। अब देखें इस टाइम जब हमने वैल्यू सर्च की तो हमें कितना टाइम लगा, हमें दोस्तों ऑर्डर ऑफ 5 टाइम लगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमें 5 स्टेप परफॉर्म 5 कॉन्स्टेंट टाइम जो है लगाना पड़ा इस वैल्यू को सर्च करने के लिए। अब मान लो नेक्स्ट टाइम आपकी डिज़ायर वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब नेक्स्ट टाइम आपकी डिज़ायर वैल्यू बन जाती है जी, मान लो इस नेक्स्ट टाइम आपकी डिज़ायर वैल्यू है जी जैसे 12, नेक्स्ट टाइम डिज़ायर वैल्यू कौन सी है जी 12, ठीक है। अब जैसे जैसे दोस्तों आपने 12 सर्च किया तो आपको कितने कितने स्टेप के बाद 12 मिल जाएगा। तो आपने पहला स्टेप परफॉर्म किया, वैल्यू नहीं मिली, दूसरा स्टेप परफॉर्म किया, वैल्यू मिल गई। तो मतलब अब आपकी जो डिज़ायर वैल्यू थी 12 उसके अकॉर्डिंग अब आपको कितने स्टेप परफॉर्म करने पड़े हैं, सिर्फ 2 स्टेप परफॉर्म करने पड़े हैं। 2 कॉन्स्टेंट टाइम आपका सिर्फ लगा है। तो कहने का मतलब ये है, यानी आपको समझाना ये सिर्फ चाहता हूँ कि जो एवरेज केस होता है ना ये दरमियाना केस होता है, मतलब ये चेंज अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। मतलब लेकिन ये बात याद रखिएगा एवरेज केस के ऊपर कभी भी 1 टाइम नहीं लगता, 1 टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर 1 टाइम लग रहा है तो वो कौन सा केस होता है, वो बेस्ट केस होता है। और दूसरी चीज़ ये एवरेज केस पर कभी भी टोटल टाइम भी नहीं लगता। ये भी नहीं है कि मतलब जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतना ही टाइम लगेगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। ये क्योंकि अगर ऐसा हो तो वो कौन सा केस होता है, वो वर्स्ट केस होता है, ना कि एवरेज केस, ठीक है। एवरेज केस वो होता है जो आपके स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर जो लार्ज, मतलब जो स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से लेकर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसके बिटवीन कहीं अगर फॉल कर रही हो तो इसको हम कहते हैं एवरेज केस या थीटा नोटेशन। क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट दोस्तों वर्स्ट केस क्या होता है। अब वर्स्ट केस को जिसको हम ओमेगा नोटेशन कहते हैं, ये क्या होता है दोस्तों, ये सिंपल, ये भी कांस्टेंट रहता है, ये भी क्या होता है, ये भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे है, क्योंकि दोस्तों वर्स्ट केस वो होता है बुरे से बुरा केस, जिसमें आपको टोटल जितने आपके एलिमेंट्स है उतना ही विजिट करना पड़ा। जैसे मान लो आपने जो वैल्यू सर्च करनी है वो है 10, आपने जो वैल्यू सर्च करनी है वो क्या जी है 10 है, ठीक है। आपने जो वैल्यू सर्च करनी है वो कितनी है जी 10। अब देखो मुझे बताओ अगर आपने वैल्यू 10 सर्च करनी तो कितने स्टेप आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी स्टेप नंबर 7 पे जाकर आपको वैल्यू मिल रही है। तो मुझे बताएं टोटल एलिमेंट्स कितने थे 7। तो यानी जितने एलिमेंट्स थे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उतनी ही आपको स्टेप परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं वर्स्ट केस, कि यानी ऐसा केस जिसमें हमें जितना टोटल टाइम लगना था उतना ही टाइम लगा, जितने टोटल एलिमेंट्स थे उतने ही स्टेप परफॉर्म करने पड़े, जितना मैक्सिमम टाइम लग सकता था उतना ही टाइम लगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा, उससे कम नहीं लगा, उतना ही टाइम लगा जितना मैक्सिमम लग सकता था, उससे ज़्यादा लग ही नहीं था सकता। दोस्तों इसको हम कहते हैं वर्स्ट केस, बुरे से बुरा केस, यानी मैक्सिमम टाइम लगता है इसके ऊपर। ठीक है जी, समझ आएगी बात की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको कवर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट दोस्तों अब आपको ये पता चल चुका होगा कि बेस्ट केस क्या होता है, जिसको सिर्फ 1 टाइम लगता है। एवरेज केस वो होता है जिसको जो है मतलब नॉर्मल टाइम लगता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बिटवीन कहीं उसे टाइम लगता है। और वर्स्ट केस मतलब ऐसा केस जो बुरे से बुरा केस, मतलब मैक्सिमम जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतना ही टाइम लगे, तो वर्स्ट केस की हम ओमेगा नोटेशन इसको कहते हैं। और इसका सिंबल भी मैंने आपको बता दिया, इनके सिंबल याद रखिएगा। बेस्ट केस का सिंबल ये वाला होता है, एवरेज केस का सिंबल ये वाला होता है, और वर्स्ट केस का सिंबल ये वाला होता है। अच्छा जी दोस्तों, जो भी आपका यहाँ पे एक और कंसेप्ट क्लियर करते रहूँ, जो भी आपके स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, आपके एल्गोरिथम के अंदर जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको दोस्तों हम कहते हैं लोअर बाउंड, उसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। ये बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि लोअर बाउंड क्या होता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना हमारे, जो भी लेट से ये एरे है ना, तो एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोअर बाउंड कहेंगे। और दोस्तों ये जो आपकी एरे का या आपके एल्गोरिथम का जो एंडिंग पॉइंट, मतलब जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, उसको हम अपर बाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम अपर बाउंड कहते हैं, सॉरी अपर बाउंड कहते हैं उसको। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी। ओके जी, तो ये भी बात याद रखिएगा कि जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोअर बाउंड कहते हैं, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम अपर बाउंड कहते हैं। अब चलते हैं और अब आपको सिखाता हूँ मैं यहाँ से जो डेफिनेशन पढ़नी है हमने। सबसे पहले दोस्तों अब आपने यहाँ पे एसिम्प्टोटिक नोटेशन की डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन को मेरी तरफ से रटा लगा ले, जो मर्जी का ले, क्योंकि मेन जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो सारे ये लिखे हुए हैं। इसमें से MCQs आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
और इसमें से फार्मूले पूछे जा सकते हैं। बेस्ट केस का आपको फार्मूला आ सकता है, एवरेज केस का फार्मूला आ सकता है और वर्स्ट केस का फार्मूला आ सकता है। यानी कि एमसीक्यूज में सिंबल्स, इनके नाम, नोटेशंस के नाम और कितना टाइम लगता है किसको, ये आपसे पूछा जा सकता है कंसेप्ट के अंदर। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब चलते हैं, ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कहता है दिस इज रिटन एज एफ एफ एन। एफ एफ एन क्या, यहाँ पे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो फंक्शन जो आपके किसी भी एल्गोरिदम को, मतलब बेस्ट केस, एवरेज केस या वर्स्ट केस के एल्गोरिदम को रन करने के लिए जो आप फंक्शन बनाते हो, उसको हम एफ एफ एन का यहाँ पे नाम दे रहे हैं। तो कहता है दिस इज रिटन एज एफ एफ एन फंक्शन बिलोंग्स टू, ये जो ई है ना, ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये आगे लगा ना, ये थीटा, थीटा बेसिकली एवरेज केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको मैंने अभी भी बताया था, थीटा नोटेशन मीन एवरेज केस, ये देखें, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये थीटा नोटेशन एवरेज केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जी एफ एन क्या है, एक दूसरा फंक्शन है, जी एफ एन एक सेकंड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कह रहा है दिस इज रिटन एज एफ एफ एन, जो कि एक फंक्शन है, बिलोंग्स टू थीटा यानी एवरेज केस जी इंटू जी एफ एन, एक सेकंड फंक्शन। कहता है डैट इज एफ एफ एन जो फंक्शन है एंड जी एफ एन आर एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट। कहता है जो आपके एफ एफ एन जो फंक्शन है वो और आपका जो जी एफ एन फंक्शन है, ये दोनों कहता है एसिम्प्टोटिकली क्या हो, इक्विवेलेंट हैं। कहता हम ये लिख सकते हैं आगे। दिस मीन कहता है इसका मतलब ये है दैट दे हैव essentially the same growth rates for large n। मतलब कहता है जनाब कि हम इसका मतलब ये ले सकते हैं कि ये हमारे दोनों जो फंक्शन हैं ये सेम मतलब सेम रेट के साथ जो है ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, लार्ज एन, मतलब एन की लार्ज वैल्यू के लिए। एंड क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कहता है हम ये कह सकते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिहाज से हमारे ये जो दोनों फंक्शन है ना, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, ये सेम रेट के साथ क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। ये मतलब है इसका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो यहाँ पे इक्वेशन दो लिखी हुई है, ये आप इनमें से कोई भी एक इक्वेशन कर सकते हो, पेपर में लिख सकते हो एज ए एग्जाम्पल के तौर पर, बस इतना याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर बस आप इसे लिख सकते हो। बाकी उसके बाद यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको समझा दी है यहाँ पे सारे पेंट के ऊपर। वो आपने यहाँ से जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको दोबारा से समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपने यहाँ पे डेफिनेशन करनी है लोअर बाउंड की। जैसे मैंने आपको बताया ना, लोअर बाउंड क्या होता है कि आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग स्टेप होता है, उसको हम लोअर बाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे लोअर बाउंड की आपने डेफिनेशन करनी है। लोअर बाउंड क्या होता है जी, ग्रोज एसिम्प्टोटिकली एट लीस्ट एज फास्ट एज एन स्क्वायर। मतलब जनाब कहता है जो हमारा एफ एफ एन फंक्शन होता है, ये आगे वो एफ एफ एन फंक्शन की आगे वैल्यू लिख रहा है अपनी तरफ, मतलब उसने एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखी हुई है 8 एन का स्क्वायर प्लस 2 एन माइनस 3। ये कोई ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये नहीं कोई रॉकेट साइंस है इसमें, ठीक है जी। तो आपने बस इसका ये जो है ना फॉर्मूला याद कर लेना। कहता है लोअर बाउंड क्या होता है, एफ एफ एन जो हमारे पास कहता है फंक्शन है, ग्रोज एसिम्प्टोटिकली एट लीस्ट एज फास्ट एज एन स्क्वायर। मतलब कहता है जो हमारा एफ एफ एन फंक्शन है वो ग्रोज कर रहा हो एसिम्प्टोटिकली कम से कम एन स्क्वायर से ज़्यादा फास्ट जो है वो ग्रो कर रहा हो, ये मतलब है लोअर बाउंड का, ठीक है। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आगे अगली डेफिनेशन है अपर बाउंड की। अपर बाउंड क्या कहता है, एफ ऑफ एन ग्रोज नो फास्टर एसिम्प्टोटिकली देन एन स्क्वायर। मतलब अगर दोस्तों आपका जो एफ ऑफ एन फंक्शन है, अगर वो एन स्क्वायर की से ज़्यादा फास्ट एसिम्प्टोटिकली ग्रोज करे तो उसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। और अगर दोस्तों आपका एफ ऑफ एन जो फंक्शन है वो आपके एन स्क्वायर की वैल्यूज़ की निस्बत ज़्यादा फास्टली जो है ग्रोथ ना करे तो उसको हम कहते हैं अपर बाउंड, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन मस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सीखते हैं। ये आगे जी द थ्री नोटेशंस। ये देखें, ये थ्री नोटेशंस के नाम लिखे हुए हैं। तो ये आपने थ्री नोटेशन के देखें। पहली जो नोटेशन है यहाँ पे ये एवरेज को, ये देखें क्या लिखा हुआ है, थीटा ऑफ जी ऑफ एन। जी ऑफ एन एक फंक्शन है, थीटा जो है वो क्या है, थीटा जनाब आपके किसका सिंबल है, एवरेज केस का, यानी थीटा नोटेशन का सिंबल है ये। और उसके बाद दूसरी सिंबल यहाँ पे कौन सा बना हुआ है, ओह जी ऑफ एन फंक्शन है। और ओ जो है ये बेसिकली आपकी ओमेगा बिग ओ नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक बेस्ट केस है आपका। और उसके बाद यहाँ पे ओमेगा जी इंटू जी ऑफ एन फंक्शन है, और ओमेगा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा नोटेशन को, मतलब वर्स्ट केस को। तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं। ये हैंड आउट्स में नाम नहीं थे लिखे हुए हैं, मैंने खुद लिखे हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है जी। अब दोस्तों ये जो जी ऑफ एन है, ये फार्मूले ये बेसिकली फंक्शन का नेम है, जी ऑफ एन फंक्शन का नेम, जी ऑफ एन फंक्शन का नेम। थीटा आपके एवरेज केस का सिंबल है, ओह जो है ये बेस्ट केस का सिंबल है, और ये जो ओमेगा ये आपके वर्स्ट केस का सिंबल है। ओके उसके बाद ये फार्मूला आपको यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इतना फार्मूला है। अब ये फार्मूला का क्या मतलब है, ये बेसिकली सी, अब मैं आपको इस फार्मूले को समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका।
तो सबसे पहले दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखें C1 G का मतलब क्या है। C1 बेसिकली आपकी क्या है, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये इसकी बात कर रहा है। मतलब ये जो आपकी एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू थी, इसको वो C1 का नाम दे रहा है। और उसके बाद देखें ये जो लिखा हुआ है ना C2 ये बेसिकली आपकी हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपकी अपर बाउंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अब देखें वो क्या कर रहा है, कहता f(n) क्या, वो फंक्शन जो आपके एवरेज केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जो आपका एवरेज केस होता है ये जो है आपके लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बिटवीन कहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना, इधर देखिए मैं ये कह सकता हूँ ना, फिर मैं ये कह सकता हूँ ना कि आपका जो f(n) बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ ना फिर कि आपका ये जो f(n) है एवरेज केस के अंदर, ये आपकी C1 मतलब जो आपकी लोअर बाउंड वैल्यू है इंटू G ऑफ n, एक मिनट यार, ये सारा एक मिनट है, ये रिमूव हो गया। अच्छा चलें, यहाँ पे वैसे ही समझा देता हूँ, मेरी बात सुने ज़रा गौर से। अब देखिए आपका ये जो एवरेज केस है, जिसको आप f(n) का नाम दे रहे हो, कहता है वो जो f(n) है वो किसके बिटवीन है, वो आपके लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बिटवीन है। मतलब लोअर बाउंड से ग्रेटर है जबकि अपर बाउंड से लेस है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो एवरेज केस है, जिसको हम फंक्शन f(n) का नाम दे रहे हैं, ये आपके लोअर बाउंड से क्या जी, ग्रेटर और इक्वल है, जबकि अपर बाउंड से लेस और इक्वल है। यही वो बात दोस्तों यहाँ पे कर रहा है। ये देखो आपके, अगर आप यहाँ पे गौर से देख रहे हो तो देखो कहता है ये जो f(n) फंक्शन है वो ग्रेटर और इक्वल है C1 मतलब लोअर बाउंड से, और लेस और इक्वल है किससे, C2 मतलब आपके अपर बाउंड से। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद उसने एक और बात की यहाँ पे की है, कहता है जो आपका लोअर बाउंड ना वो क्या है, वो ग्रेटर और इक्वल है 0 से। मतलब ये देखें ना, आपका जो लोअर बाउंड है वो ग्रेटर और इक्वल किससे है, 0 वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल है। ये मतलब है इस फार्मूले का। तो अब मैंने आपको इजी वर्डिंग समझा दी, इस फार्मूले का मतलब क्या है। उसके बाद बेस्ट केस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बेस्ट केस क्या होता है भला, बेस्ट केस एक ऐसा केस जिसमें सिर्फ 1 टाइम लगता है। मतलब एक ऐसा केस जो कि जीरो पॉइंट से मतलब 0 वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल होता है, जबकि अपर बाउंड से लेस और इक्वल होता है। तो यहाँ भी यही देखने लिखा हुआ है, ये देखें f(n) बेसिकली आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ, कहता है f(n) जो है अगर ग्रेटर और इक्वल हो 0 से, जबकि लेस और इक्वल हो C(g) मीन अपर बाउंड वैल्यू। कहता है अगर उससे लेस और इक्वल हो लेकिन 0 से ग्रेटर और इक्वल हो, तो कहता है इसको हम कहते हैं बेस्ट केस। और यही मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद वर्स्ट केस में क्या होता है, वर्स्ट केस एक ऐसा केस होता है दोस्तों जो हमेशा क्या होता है, आपके अपर बाउंड से ग्रेटर और इक्वल होता है। अपर बाउंड समझते हो ना, मतलब हाईएस्ट वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल होता है। सिंपल, ये देखें ज़रा, यहाँ भी यही लिखा हुआ, कहता है f(n) देखें अब लास्ट पे चला गया। लास्ट पे क्यों चला गया, क्योंकि C(g) बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यहाँ पे अपर बाउंड को, और f(n) आपके वर्स्ट केस के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहता है जनाब f(n) जो है अगर वो ग्रेटर और इक्वल हो किससे, C(g) से, और जो C(g) मतलब जो आपका अपर बाउंड वैल्यू है अगर वो ग्रेटर और इक्वल हो किससे, 0 से, तो कहता है जनाब इस केस को हम कहते हैं जी वर्स्ट केस, या इसको हम ओमेगा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। और लास्ट में उसने एक बात की, कहता है फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल n 0। कहता है और ये बात याद रखना, कहता है ये लेकिन ये जो फार्मूले हैं ये तब फुलफिल होंगे जब तुम्हारी n की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या हो, इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल हो किससे, n 0 की वैल्यू से। ठीक है जी। तो ये फार्मूले देखें मैंने आपको विद कंसेप्ट समझा दिए, उम्मीद है आपको ये फार्मूले नहीं भूलेंगे पेपर के हवाले से। चलें, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट थे। और लास्ट में दोस्तों कुछ यहाँ पे हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉमन एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम्स। यहाँ पे कुछ दोस्तों आपको रनिंग टाइम दिखाए जा रहे हैं कि सबसे कम रनिंग टाइम कौन सा, सबसे फास्ट रनिंग टाइम कौन सा होता है, उससे स्लो कौन सा होता है, उससे स्लो कौन सा होता है, उससे स्लो कौन सा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो दिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कहता है दुनिया में सबसे फास्टेस्ट जो रनिंग टाइम होता है दोस्तों वो होता है कांस्टेंट ऑफ 1। कांस्टेंट टाइम होता है मतलब लाइक 1 2 3 अप टू 1। ठीक है जी। तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 जो है कहता है सबसे फास्टेस्ट टाइम होता है। तो यहाँ पे देखें थीटा बेसिकली आपके एवरेज के उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहता है एवरेज के थीटा ऑफ 1 मतलब आपका कहता है जो कांस्टेंट टाइम 1 होता है ये सबसे फास्ट वर्क करता है।
उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जो उससे थोड़ा स्लो वर्क करता है वो कौन सा है, थीटा ऑफ लॉग एन। ये तरतीब ऐसे याद रखिएगा, ये पेपर में जाके आपसे पूछ सकता है वो कि बताओ मुझे, ये आपको पेपर में वो किस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। मतलब आप कैसे कहता है, कह सकता है कि मुझे वो लिस्ट बना के दिखाओ एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम्स की, जो आपको तरतीब से ये लिस्ट बनानी होगी, फिर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है। यहाँ दोस्तों वो आपको 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है कि जनाब मुझे ये बताओ कि थीटा ऑफ 1 कॉन्स्टेंट टाइम के बाद कौन से 2 कॉन्स्टेंट टाइम है जो उसके बाद आते हैं, मतलब जो रफ्तार में से सुस्त होते हैं थोड़े, तो आप ये कहेंगे लॉग एन और एन, ये उसके बाद 2 आते हैं। ऐसे आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जनाब बताओ थीटा ऑफ 1 के बाद जो है कौन सा एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम आता है, तो इससे आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। या अब आपको इनका नाम भी पूछ सकते हैं, इनका कि ये जो लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है जी। ओके जी, तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, थीटा ऑफ 1, उसके बाद उससे थोड़ा सुस्त कौन सा होता है, उसके बाद सुस्त कौन सा होता है उससे, थीटा ऑफ लॉग एन, जो कि दोस्तों 1 से सुस्त होता है लेकिन n से फास्ट होता है। उसके बाद थीटा ऑफ एन जो है ये स्लो होता है किससे, लॉग एन से, लेकिन फास्ट होता है n इंटू लॉग एन से। नेक्स्ट दोस्तों आता है n इंटू लॉग एन, जो कि फास्ट होता है n से। मतलब यहाँ भी ये बात याद रखिएगा, जो भी मैं यहाँ पे करंट रनिंग टाइम पढ़ रहा हूँ ना, ये दोस्तों स्लो है अपने अपर रनिंग टाइम से, जबकि फास्ट है अपने लोअर रनिंग टाइम से। लोअर साइड पे लोअर जो रनिंग टाइम लिखा गया उसका, मतलब जैसे ये एन लॉग एन है ना, ये फास्ट है कि सॉरी स्लो है किससे, एन से, जबकि फास्ट है किससे, एन स्केयर से और एन क्यूब से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट उसके बाद आता है जी थीटा ऑफ एन स्केयर एंड थीटा ऑफ एन क्यूब। तो कहता है ये जो है स्लो है किससे, एन लॉग एन से, जबकि फास्ट है किससे, 2 की पावर n या थीटा ऑफ 3 की पावर n से। क्लियर हो गया। और दोस्तों इनके स्पेसिफिक नाम भी हैं, ये देखो ये देख रहे हो, इनके स्पेसिफिक नाम भी हैं कि ये किसके लिए ज़्यादा फास्ट हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जी जनाब थीटा ऑफ 2 पावर n और थीटा 3 की पावर n, जो कि स्लो है n स्केयर या n क्यूब से, जबकि फास्ट है n फैक्टोरियल या फिर n की पावर n से। और लास्ट पे आता है जनाब थीटा ऑफ n फैक्टोरियल या फिर थीटा ऑफ n की पावर n, जो कि एक्सेप्टेबल होता है ओनली फॉर रियली स्मॉल n e.g. n लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, कहता है जो ये जनाब हमारे लिए सिर्फ तब कारआमद होता है जब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 20 से लेस और इक्वल हो, फिर हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। और ये जो हम उसने बताया है, ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा सकता है कि बताओ ये वाला कितनी वैल्यूज़ के लिए कारआमद होता है। तो ये देखो जैसे वो बता रहा है, कहता है ये जो 2 की पावर n या फिर 3 की पावर n रनिंग टाइम होता है ना, ये तब हमारे लिए बेस्ट है जब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो, लेस और इक्वल हो किससे, 50 से। ऐसे यहाँ पे उसने कहा जी जनाब जैसे n का स्केयर और n का जो क्यूब होता है, ये जो रनिंग टाइम है ये हमारे पास तब कारआमद है जब हमारे पास n की जो वैल्यू है वो क्या हो, 1000 से लेस और इक्वल हो। इसको पॉलिनोमियल टाइम कहते हैं। और ये जो n log n है ये बेसिकली बेस्ट है किसके लिए, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के लिए। और दोस्तों n जो है अबाउट द फास्टेस्ट देन एन एल्गोरिदम कैन रन, कहता है हमारे पास जो फास्टेस्ट एल्गोरिदम होते हैं ना उनको रन करने के लिए हम थीटा ऑफ n टाइम का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे मैंने आपको टेबल सिखा दिए, इसमें सारे इनके बारे में बता भी दे दी कि ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये टेबल। सो इसको अच्छे से कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको लेक्चर जो है कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।